नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। ये इस क्षेत्र को राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु में 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान सहित 6 विमानों को मार गिराया गया। भारत का रक्षा निर्यात पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव ने कहा, अगले 2 से 3 वर्षों में इसके 2 गुना होने की उम्मीद। दिल्ली में तेज वर्षा के कारण दीवार गिरने से 7 लोगों की मृत्यु। और भारत ने बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर 20 प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्गों में जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये इस क्षेत्र को राष्ट्रीय मालगाड़ी नेटवर्क से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वाणिज्य और संपर्क के लिए ये एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि विकास से प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने अपनी पोस्ट में कहा था कि आज पहली मालगाड़ी पंजाब से कश्मीर घाटी के अनंतनाग पहुंची। उन्होंने कहा कि रेल नेटवर्क द्वारा ढुलाई से कश्मीर घाटी में रहने वाले लोगों के लिए वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। अपने पहले फेरे में इस रेलगाड़ी ने 18 घंटे से कम समय में लगभग 600 किलोमीटर का सफर तय कर सीमेंट से भरे 21 डब्बे घाटी पहुंचाए। इस उपलब्धि के साथ कश्मीर घाटी अब भारतीय रेल के माल ढुलाई गलियारे में शामिल हो गई है। इससे वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के 1 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। प्रधानमंत्री बाद में बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी आरवी रोड रागीगुड्डा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। वे बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान श्री मोदी 15,610 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक मुकुल चंद्र माथुर ने कहा कि हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगी, यात्रा के समय को कम करेगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगी। वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए। जो आम आदमी को दृष्टि में रखते हुए अमृत भारत ट्रेन है, उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है उसमें काफी इजाफा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 100 साल पहले आज ही के दिन लखनऊ के निकट काकोरी में देशभक्त भारतीयों ने साहस का परिचय देते हुए औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों के आक्रोश को उजागर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रांतिकारियों की वीरता को भारत की जनता हमेशा याद रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत और समृद्ध भारत के उनके सपनों को साकार करने के लिए काम करती रहेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन भारत के स्वाधीनता संग्राम में साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश इन वीरों की बहादुरी और शौर्य का हमेशा आभारी रहेगा। एक रिपोर्ट।
1925 में आज ही के दिन लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 9 अगस्त को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी के निकट नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को रोककर गार्ड कैबिन से ब्रिटिश सरकार के राजकोष का धन लूट लिया था। क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और सचिंद्र नाथ सानियाल शामिल थे। इस कार्रवाई का उद्देश्य भारतीयों से कर के रूप में एकत्र धन को लूटकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को वित्त पोषित करना और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों से जबरन कर वसूले जाने के खिलाफ रोष व्यक्त करना था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के काकोरी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीरता की ये गाथा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने आज लखनऊ स्थित कोकोरो आर्ट गैलरी में दस्तावेज शीर्षक से दुर्लभ और ऐतिहासिक समाचार पत्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल क्रांतिकारियों के दुर्लभ चित्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि हर घर तिरंगा को पूरे भारत में अभूतपूर्व लोकप्रियता मिल रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लोगों को एकजुट करने वाली गहरी देशभक्ति की भावना और तिरंगे पर उनके अटूट गर्व को दर्शाता है। उन्होंने लोगों से हरघरतिरंगा.com पोर्टल पर तस्वीरें और सेल्फी साझा करते रहने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों सहित 6 विमान मार गिराए हैं। बेंगलुरु में आज आयोजित 16वें एयर चीफ मार्शल LM कात्रे व्याख्यान को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के 5 विमान और एक अवाक्स विमान मार गिराया। उन्होंने शाहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डे पर हुए हमलों का भी जिक्र किया, जिसमें हमारी मिसाइलों ने F-16 जैसे कुछ विमानों को नष्ट कर दिया था। We have indication of at least one AWC hangar and few F-16s which are under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft which could be either an Elint aircraft or an AWC which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill. भारत का रक्षा निर्यात पिछले वर्ष 23,000 करोड़ रुपए रहा। इसके अगले 2-3 वर्षों में 2 गुना होने की उम्मीद है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान की शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत ने आज पुणे में संस्थान के 14वें दीक्षांत समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। It's a reflection of the strength of our R&D and production in the defense domain. I'm sure going ahead, this number will keep increasing. See, the present government, when it came into power in 2014, started this Atmanirbhar Bharat and Make in India. It is because of that this, what Raksha Mantri ji has tweeted has happened. Because today, the industry is very confident that if they are able to produce the systems within the country, the ministry will acquire the systems for our service. डॉक्टर कामत ने कहा कि पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देशों में भारतीय रक्षा उपकरणों की भारी मांग है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे संस्करण तथा जोरावर लाइट टैंक के विकास पर काम चल रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,51,000 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,27,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 18% की मजबूत वृद्धि है। इसकी सराहना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने का स्पष्ट संकेत है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग और अन्य हितधारकों की भी सराहना की। भारत ने इस महीने की 15 तारीख को अलास्का में होने वाली बैठक के लिए अमेरिका और रूसी संघ के बीच बनी सहमति का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बैठक से रूस यूक्रेन संघर्ष के समाप्त होने और शांति स्थापित होने की उम्मीद है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दोनों पक्षों के बीच शांति बहाली के लिए होने वाली बैठक के पक्ष में है और इस तरह के प्रयासों का समर्थन करता है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व करने के लिए देश एमएस स्वामीनाथन के योगदान को कभी नहीं भूल सकता। आज नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि प्रोफेसर स्वामीनाथन एक योजनाकार, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और सबसे बढ़कर एक मानवतावादी थे। श्री नायडू ने कहा कि उनके दूरदर्शितापूर्ण कार्यों ने भारत का भाग्य बदल दिया। उन्होंने बताया कि जब देश खाद्यान्न की भारी कमी से जूझ रहा था तो उस समय भारतीय आनुवंशिकीविद ने हरित क्रांति की वैज्ञानिक आधारशिला रखी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 7 भारतीय मछुआरों और उनकी नौका को फिर से पकड़े जाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। एक पत्र में सरकार से सशक्त और समन्वित प्रतिक्रिया शुरू करने और सभी मछुआरों तथा उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी जिले के जैतपुर के पास एक दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। कल रात भर तेज बारिश के कारण ये घटना हुई। मृतकों में प्रवासी श्रमिक शामिल हैं। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान मौके पर पहुंचे और मलबे से लोगों को निकाला गया। सभी घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। राज्य सरकार ने आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता देने की घोषणा की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पीड़ित लोगों के पुनर्वास और आजीविका सुदृढ़ीकरण के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों से आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं गांवों में बिजली और नेटवर्क की व्यवस्था बहाल कर दी गई है और सड़क को भी शीघ्र सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है कि राहत बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आपदा के बाद हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक, MI इन सब की मदद से 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो देश भर के आए हुए थे उन सभी को अब निकाला जा चुका है और स्थानीय लोगों को भी निकाल रहे हैं और आज ये काम हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि जिन लोगों को मकान आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके पुनर्वास विस्थापना के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपदा में मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित ग्रामवासियों के पुनर्वास और स्थायी आजीविका के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा भी की है। राजस्व सचिव की अध्यक्षता में गठित ये समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने कल उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत ने बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर 20 प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्गों में जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। पुरुष वर्ग में भारत ने 24 अंक प्राप्त कर संयुक्त अरब अमारात को हराया। इस बीच महिला वर्ग में भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को हराकर अपने पहले मैच में जीत हासिल की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। ये इस क्षेत्र को माल ढुलाई के राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु में 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान सहित 6 विमानों को मार गिराया गया। भारत का रक्षा निर्यात पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव ने कहा, अगले 2 से 3 वर्षों में इसके 2 गुना होने की उम्मीद। दिल्ली में तेज वर्षा के कारण दीवार गिरने से 7 लोगों की मृत्यु और भारत ने बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर 20 प्रतियोगिता में
पुरुष और महिला वर्गों में जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।